प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये तो हम सब जानते हैं, पर क्या ये रिलेशनशिप में भी काम करता है? इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी प्रोफेशनल्स ने और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कई सालों तक बायोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल और सोशल लेवल पर स्टडी करी। इन सब स्टडीज़ में और सर्वे में दो कैटेगरी में लोगों को लिया गया। कैटेगरी ए में वो लोग लिए गए जो शादी से पहले कैजुअल सेक्स में या फिर अपनी किसी भी रिलेशनशिप में फिजिकली एक्टिव थे। कैटेगरी बी में वो लोग लिए गए जिन्होंने शादी तक वेट करा और उसके बाद ही अपने पार्टनर के साथ फिजिकली एक्टिव हुए। इस स्टडी के अंदर इन दोनों कैटेगरी के लोगों की लाइफ को कंपेयर किया गया कि शादी के बाद इनकी लाइफ के क्या रिजल्ट्स हैं, क्या आउटकम हैं। तो जो स्टडीज़ में सामने आया है वो ये है कि जो कैटेगरी बी के लोग हैं उनकी कैटेगरी ए के कंपैरिजन में हायर सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, बेटर कम्युनिकेशन है और मोर सेक्सुअल क्वालिटी है, और डिवोर्स के चांसेस भी कैटेगरी बी में काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी ए, और जो पेशेंस और जो एबिलिटी है वो भी ज़्यादा पाई गई है कैटेगरी बी के लोगों में एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी ए। इन सब स्टडीज़ का जो कंक्लूजन निकल कर आया है उसके काफ़ी सारे रीजंस बताए गए हैं स्टडीज़ में, पर हम इसके जो मेन 4 रीज़न हैं उस बारे में आज बात करेंगे और थोड़ा उसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। पहला रीज़न है केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जिस वक्त पे कपल्स इंटरकोर्स करते हैं उस वक्त पे ब्रेन के अंदर से काफ़ी सारे केमिकल रिलीज होते हैं। उसमें से 2 केमिकल सबसे मेन है। पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो पार्टनर्स के बीच में बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करता है, साथ में फीमेल में स्ट्रेस को कम करेगा और एक दूसरे की तरफ पार्टनर को और प्रोटेक्टिव करता है, ये इमोशंस को जनरेट करता है। वहीं पर वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन भी थोड़ा ऑक्सीटोसिन जैसा ही सिमिलर है, पर ये मेल के अंदर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, लॉयल्टी, इन सब इमोशंस को जनरेट करता है। अब जिस इंसान के शादी से पहले काफ़ी सारे फिजिकल रिलेशनशिप रहे, अब उसमें कैजुअल सेक्स भी आ गया और सीरियस रिलेशनशिप भी आ चुके हैं। अब इसके अंदर पहले बॉन्डिंग बन रही है, फिर ब्रेक हो रहा है, फिर बॉन्डिंग बन रही है, फिर ब्रेक हो रहा है। तो ऐसा करने से ये जो केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन से रिलीज़ होते हैं इंटरकोर्स के दौरान, ये वीक हो जाते हैं। अब इन केमिकल्स का वीक होने का मतलब है कि जिन इमोशंस को ये स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, जनरेट कर रहे थे, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रेस है और लॉयल्टी वगैरह और कमिटमेंट, जितना भी सब कुछ इमोशंस को ये जनरेट कर रहे थे, अब वो भी वीक हो जाएंगे। ऐसे इंसान की शादी होती है तो शादी के बाद ये सारे इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं रिलेशनशिप में। जब रिलेशनशिप के अंदर कमिटमेंट की कमी होगी और लॉयल्टी की कमी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी होगी तो नेचुरल सी बात है वो रिलेशनशिप भी कमज़ोर हो जाएगी। इसी चीज़ को इस स्टडी में बताया गया है। दूसरा रीज़न जो बताया गया है वो है इंटेंशनल पार्टनर सिलेक्शन और सेक्सुअल सिंबोलिज्म। अब किसी भी रिलेशनशिप को अगर हेल्दी रखना है और सक्सेसफुल रखना है तो उसमें एक प्रॉपर पार्टनर सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। पर हो क्या रहा है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ जब रिलेशनशिप में आता है तो ज़्यादातर वो उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड होता है, वो उसकी बॉडी की तरफ अट्रैक्टेड होता है, अब चाहे उसमें मेल हो चाहे फीमेल हो। अब शुरुआत में रिलेशनशिप में आए और वो सारा टाइम अपना या तो सेक्स को प्रायोरिटी देंगे या फिर घूमने फिरने, इन्हीं सब चीज़ों में टाइम देते हैं वो, और दोनों पार्टनर हनीमून फेज से गुजरते हैं। उस हनीमून फेज में दोनों पार्टनर्स को ऐसा लगेगा जैसे हम एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और ये पार्टनर मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्ट पार्टनर है, पर एक्चुअल में वो पार्टनर उनके इतने क्लोज नहीं होता, ना ही वो परफेक्ट होता है। अब कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो जाती है, फिर वो इस इल्यूजन से बाहर आते हैं। अब जब 4, 5, 6 महीने बीते तो वो इस इल्यूजन से बाहर आते हैं आराम आराम से। अब वो रियलाइज़ करते हैं कि यार ये पार्टनर तो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है, और बहुत सारी कमी वो महसूस करते हैं। अब जब वो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग फेज में थे उस वक्त पे उनको इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बात करनी थी और अपने कम्युनिकेशन लेवल के बारे में, अपने फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में, अपने कमिटमेंट, लॉयल्टी, हर चीज़ के बारे में रिलेशनशिप में बात करनी थी। पर जिस वक्त पे आप
सेक्स को प्रायोरिटी दोगे और सेक्स के इमोशन इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप बाकी सारी क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज कर दोगे, आप उसमें बह जाओगे। यही सब चीज़ें इस स्टडीज़ में बताई गई हैं सेकंड पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है एक्सपेक्टेशन एंड कंपैरिजन। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। इसमें दो लोग हैं, एक एक्स है एक वाई है। एक्स के शादी से पहले काफ़ी सारे फिजिकल रिलेशनशिप रहे, फॉर एग्जाम्पल 10 रहे। वहीं वाई है, उसका केवल शादी के बाद ही फिजिकल रिलेशनशिप रहा। अब शादी के 5 साल बाद अप एंड डाउन्स तो आते ही हैं शादी के अंदर, बच्चों को लेकर, मनी को लेकर, लॉयल्टी, ट्रस्ट, इन सब चीज़ों को लेकर शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं। पर यहाँ पर जो वाई होगा वो एक्स से कंपैरिजन में ज़्यादा हैप्पी है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो एक्स है अपने प्रेजेंट पार्टनर को लेकर वो सेक्स को कंपेयर करेगा कि यार मेरे जो पिछले पार्टनर थे वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग थे, उसमें से 10 में से 3 ज़्यादा सेटिस्फाइंग थे मेरे प्रेजेंट पार्टनर से। या फिर मनी को लेकर, या फिर कमिटमेंट, लॉयल्टी, जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं सब चीज़ों को लेकर वो कंपैरिजन करेगा। अब जब कंपैरिजन होगा तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी। वहीं पर वाई है, अब वाई का तो शादी से पहले कोई रिलेशनशिप रहा नहीं। वो कंपेयर कर सकता है दूसरे की लाइफ को देखकर, या कर सकती है दूसरे की लाइफ को देखकर, पर उसने खुद एक्सपीरियंस नहीं करा, खुद फील नहीं करा। ये बिल्कुल इस तरीके एग्जाम्पल हो गया कि जैसे आपने कोई मर्सिडीज कार चलाई, अब उसके बाद आपको होंडा सिटी चलानी पड़ रही है। अब गाड़ी होंडा सिटी भी अच्छी है, लेकिन आप क्या कंपेयर करोगे, यार उसके फीचर ज़्यादा थे, उसमें ये था, उसमें वो था। अब जिसने स्टार्टिंग अपनी होंडा सिटी से करी वो तो बहुत कंफर्टेबली उसे महसूस होगा कि यार ये बहुत अच्छा फीचर है, इसके अंदर ये है। और ऐसा भी एक्सपीरियंस, ये लगाइए, जो एक्सपीरियंस आपको रिलेशनशिप में आपका कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा है, वो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। शुरुआत में मैंने आपको एक बात बोली थी कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, पर रिलेशनशिप में ये अलग तरीके से काम करता है। ये उस तरीके से काम नहीं करता कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। ये अलग तरीके से काम करता है रिलेशनशिप के अंदर, और आप किसी और इंसान से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो जितना कर रहा है आप उसमें कंफर्टेबल रहिए। हर किसी की अपनी एक लाइफ है। जब आप अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर सकते, आपने देखा होगा आपकी खुद की बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, इंसान अपनी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरता, दूसरे से तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। तो स्टडीज़ में इस पॉइंट को क्लियर किया गया है। चौथा जो पॉइंट है वो है इनफिडेलिटी और लस्ट। अब आजकल हो क्या रहा है, जो टीनेजर्स हैं या फिर अपनी शुरुआत में 20s में हैं, वो क्या करते हैं, वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को स्विच कर रहे हैं केवल अपनी लस्ट के लिए और अपनी सेक्सुअल डिज़ायर के लिए। अब एक पार्टनर से उनका मन भरा, उन्होंने चेंज करा दूसरा, अब दूसरे से मन भरा तीसरा, इस तरीके से चेंज करते हैं। अब वो जब शादी उनकी हो जाती है तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं इस चीज़ के, वो शादी के बाद भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। अब शादी के बाद भी जब उनका अफेयर चलता है तो कोई भी पार्टनर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि उसके पार्टनर का किसी और बाहर अफेयर चले, तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वहीं पर कोई इंसान है, शादी तक उन्होंने वेट करा, उन्होंने सोचा यार मैं शादी तक किसी तरीके का कोई सेक्स नहीं करूँगा, फिजिकली इंटीमेट नहीं होऊंगा किसी से, तो उसके चांसेस बहुत कम है कि वो शादी के बाद किसी के साथ अफेयर में रहे या चीट करे अपने पार्टनर को, एज़ कम्पेयर टू वो जो शादी से पहले काफ़ी सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर एक जो फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहा वो ऐसा करेगा, पर ज़्यादातर चांसेस में स्टडीज़ में ये देखा गया है। तो ये 4 मेन पॉइंट बताए गए हैं। इन सब रीजंस को आज हमने समझने की कोशिश करी। मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस स्टडी से और इस सर्वे से रिलेट करेंगे और काफ़ी सारे नहीं भी करेंगे, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक थिंकिंग होती है और अपनी एक्सपीरियंस होता है। इन तीनों चीज़ों को लेकर ही हम लाइफ में दूसरी चीज़ को जज करते हैं, उन्हें समझते हैं। तो दोस्तों, और ऐसी ही अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।